हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम 22 अगस्त 2023 के करंट अफेयर करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम 2024 का टारगेट लेकर हम लोग यह करंट अफेयर कर रहे हैं। तो इसमें आज 6 पॉइंट है, जिसमें कि पहला है ज्ञान वापी मस्जिद में गैर आक्रमण पुरातत्व सर्वेक्षण। दूसरा है अग्नि बाढ़ सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। तीसरा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। चौथा है तूफानी हिलरी। पांचवा है स्पेन ने जीता महिला फीफा विश्व कप 2023। और छठा है ओणम। तो बहुत ही मजेदार सेशन रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला आता है ज्ञान वापी मस्जिद में गैर आक्रमण पुरातत्व सर्वेक्षण में क्या है। तो हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को उत्तर प्रदेश में के वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद का एक विस्तृत गैर आक्रामक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर की संरचना के ऊपर किया गया है अथवा नहीं। तो बहुत ही चर्चा में यह है। यह वाराणसी का है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री भी सांसद हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इसमें आता है सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसमें है सर्वेक्षण के उद्देश्य में कि सर्वेक्षण की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस मस्जिद की नींव एक मंदिर की संरचना के ऊपर रखी गई है, जिस पर कारण मस्जिद के अंदर कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और संरचनाएं पाई जाने की काफी संभावना है। तो इसलिए इसका ये उद्देश्य किया गया है। इसमें आता है कि न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार यानी और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर पूरे ज्ञान वापी परिषद का व्यापक भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों के 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। और फिर आता है इस सर्वेक्षण से मस्जिद के नीचे या भीतर किसी मंदिर अथवा अन्य हिंदू संरचनाओं का पता लगाने में सहायता मिलने की उम्मीद है, और साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा कि मौजूदा संरचनाएं कितनी पुरानी हैं और इनका निर्माण कब किया गया है। न्यायालय ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया की निगरानी और पर्यवेक्षण तथा किसी भी अनियमितता अथवा उल्लंघन के विषय में रिपोर्ट करने के लिए एक पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है पुरातात्विक पर्यवेक्षण की गैर आक्रामक विधि। तो ये है, भारत में ऐसे कई स्थल है जहां खुदाई की अनुमति नहीं है। ऐसे में इन निर्मित संरचनाओं के आंतरिक भाग की जांच हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधि गैर आक्रामक विधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है विधियों के प्रकार। तो विधियों के प्रकार में ये है सक्रिय विधि। सक्रिय विधि क्या होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सहायता से विद्युत धाराओं को प्रभावित कर निर्दिष्ट स्थान के घनत्व, विद्युत प्रतिरोध और तरंग वेग जैसे भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकेगा, जिसमें कि भूकंप की तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा, जैसे कि उपसतही संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग होगा। फिर है विद्युत चुंबकीय विधियां। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से प्राप्त विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रियाओं की माप होगा। फिर आता है निष्क्रिय तरीके। ये क्या है, तो ये मौजूदा भौतिक गुणों की जांच करने में सहायक होगा। इसमें मैग्नेटोमेट्री है, जो कि यह नीचे दबी हुई संरचनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय विसंगतियों का पता लगाने में मदद करती है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण। तो यह विधि उपसतही विशेषताओं के कारण उत्पन्न होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल भिन्नता को मापने में सहायता करती है। और फिर आता है ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार, पेनेट्रेटिंग रडार। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीआर बोलते हैं, जो कि इसका कार्य है कि जमीन के नीचे दबे पुरातात्विक विशेषताओं का 3D मॉडल बनाने के लिए पुरातात्विक विभाग द्वारा जीपीआर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जीपीआर तकनीक में सरफेस एंटीना के माध्यम से एक संक्षिप्त रडार आवेग को प्रसारित किया जाता है और उपमृदा से प्राप्त होने वाले रिटर्न सिग्नल के समय यह एवं तीव्रता को मापा जाता है। इससे पहले कि अध्ययन की जा रही वस्तु के ऊपर से एंटीना गुजरे रडार किरण एक शंकु की तरह फैलती है और प्रतिबिंब बनाती है। रडार किरणें एक शंकु की आकार में फैलती है, जिससे अब बनने वाले प्रतिबिंब प्रत्यक्ष रूप से भौतिक आयामों के अनुरूप नहीं होते हैं। और इसमें लास्ट आता है कार्बन डेटिंग। क्या है कार्बन डेटिंग, तो यह है कार्बनिक पदार्थ की आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन सामग्री का मापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसके प्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है पुरातत्व सर्वेक्षण के विभिन्न तरीकों की सीमाएं क्या हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, तो इसमें आता है विभिन्न पदार्थों के गुण समान भौतिक गुण। तो इसका है ये कि
ये समान भौतिक गुण के प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे लक्ष्यों की पहचान करने में स्पष्टता देखी जा सकती है। फिर आता है एकत्र किया गया डेटा सीमित होने के कारण माप संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं, जिससे संपत्तियों के स्थानिक वितरण का सटीक अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर आता है पुरातात्विक संरचनाएं प्रायः जटिल ज्यामिति वाले विषम पदार्थों से बनी होती हैं, जिससे डेटा का व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर आता है भूभौतिकी उपकरण विशेष रूप से जटिल परिदृश्यों में लक्षित छवियों का सटीकता से पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। और आता है फिर धार्मिक स्थलों पर विवाद जैसे मामलों में भावनात्मक और राजनीतिक कारक व्याख्याओं तथा निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ASI के बारे में दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है। तो संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है। इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्विक स्थलों की खोज तथा उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब आता है ये नेक्स्ट टॉपिक, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं SORTED। यानी हाल ही में चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मास ने अपने अभूतपूर्व अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर को लॉन्च करने की तैयारी की है, जो विश्व का पहला 3D रॉकेट है। अग्निकूल कॉस्मास को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का समर्थन प्राप्त है। अग्निकूल के SORTED की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यह अनुकूलन योग्य प्रक्षेपण यान है, यानी कि जिसे 1 या 2 चरणों में लॉन्च किया जा सकता है। यह अग्निकूल के पेटेंट अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित है। अग्निलेट एक 3D प्रिंटेड या 6 किलोन्यूटन अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है, जो प्राणोदयक के रूप में तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करता है। अब इसमें आता है ये इसके उड़ान के दौरान सटीक रूप से व्यवस्थित युद्धाभ्यास भी करेगा ये। और इसमें आता है कि ये रेल के लॉन्च होने पर पारंपरिक साउंडिंग रॉकेटों के विपरीत लंबवत रूप से ये उड़ान भरेगा, तो इसलिए इसका युद्धाभ्यास ये पूरा कर सकता है। यह लगभग 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 100 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। अग्निबाण विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की दिशा में पहला कदम होगा। चलिए आगे जानते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में। क्या है ये? तो 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो प्लास्टिक और धातुओं जैसी सामग्रियों का उपयोग कर कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर परिकल्पित उत्पादों को वास्तविक त्रि-आयामी वस्तुओं में परिवर्तित करती है। अब ये 3D प्रिंटिंग ये है सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ बताया सब, यानी यहाँ पे सब होगा, सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत है, जिसका उपयोग धातु या प्लास्टिक के टुकड़े को काटने खोखला करने के लिए किया जाता है, जैसे मिलिंग मशीन होता है वैसे ही। अब आता है 3D प्रिंटिंग का पारंपरिक रूप से प्रोटोटाइपिंग के लिए उपयोग किया जाता रहा है, जो कि 3D प्रिंटिंग में कृत्रिम उपकरण, स्टेट डेंटल क्राउन, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और उपभोक्ताओं वस्तुएं आदि बनाने में काफी गुंजाइश होती है। अब यह प्रश्न 2018 का है, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें है, यह PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी है, जबकि GSLV के मुख्यतः संचार उपग्रहों को
प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, तो ये सही है। यानी कि देखिए अब ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब बचा 1 और 2 ऑप्शन, यानी कि तीसरा तो ऑलरेडी गलत है, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा तो सही है, नहीं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित किए गए उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर होते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी पर एक विशिष्ट स्थान देखा जाता है। नहीं, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 गलत हो गए। तो इस प्रकार केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। अब वो लाइनर है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 11 अगस्त 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 708 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 602.16 अमेरिकी डॉलर हो गया। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रिजर्व पर रखी गई परिसंपत्ति से है, जिसमें ब्रांड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। इसमें है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल, तो ये है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास अंतरिक्ष आरक्षित स्थिति है। एफसीए ऐसी परिसंपत्तियां हैं, एफसीए का यहाँ पर है, एफसीए एक ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं जिनका मूल्यांकन देश की अपनी मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अब यह है तूफान हिलेरी। तो यह क्या है? तूफान हिलेरी श्रेणी 4 का एक प्रमुख तूफान है जो 16 अगस्त 2023 को पूर्वी प्रशांत महासागर में देखा गया था। तूफानों को सैफिर सिम्पसन तूफान विंड स्केल पर वर्गीकृत किया जाता है तथा हवा की गति के आधार पर 1 से 5 के पैमाने पर उनकी श्रेणी तय की जाती है। जो तूफान श्रेणी 3 या उससे ऊपर तक पहुंचते हैं उन्हें प्रमुख तूफान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 1939 के बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया में आने वाले यह पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। तूफान हिलेरी कई कारकों के संयोजन के कारण कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहा है, जैसे कि पश्चिमी अमेरिका में उच्च दबाव प्रणाली, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कम दबाव प्रणाली और एक अल नीनो घटना जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र की पानी को गर्म करती है। हालांकि अमेरिका के पश्चिमी तट पर ठंडे पानी, ठंडी धाराओं और प्रतिकूल हवाओं के कारण इनमें से अधिकांश तूफान कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले कमजोर हो जाते हैं या पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। हिलेरी के अपवाद हैं कि क्योंकि उसने अपनी ताकत बरकरार रखी है और सामान्य से अधिक उत्तरी ट्रैक का पालन किया है। आगे बढ़ते हैं। स्पेन ने जीता महिला फीफा विश्व कप 2023। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में 32 टीमों की भागीदारी वाला महिला फीफा विश्व कप 2023 हाल ही में संपन्न हुआ। फाइनल मैच 20 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था, जहां स्पेन ने इंग्लैंड को 1 और 0 से हराकर अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीती थी। इस जीत के साथ स्पेन जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया। प्रतियोगिता में 4 पिछले चैंपियन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान और नॉर्वे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओणम इसमें चर्चा में क्यों है? तो केरल में रोमांचक और जीवंत ओणम त्योहार शुरू हो गया है, जो एकता, सांस्कृतिक उत्सव और खुशियों का पर्व है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जो अथम यानी ओणम का पहला दिन से शुरू होता है तथा थिरुवोनम यानी अंतिम दिन, यानी प्रथम को बोलते हैं अथम और अंतिम दिन को बोलते हैं थिरुवोनम पर समाप्त होता है। यह केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है और असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है, जो केरल में शांति एवं समृद्धि लेकर आए थे। यह केरल के 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो मलयालम कैलेंडर कोल्लावर्षम के पहले महीने चिंगम के दौरान मनाया जाता है। राज्य के 2 प्रमुख त्योहार विशु और तिरुवथिरा है। ओणम के एक केंद्रीय पहलू में पूक्कलम जटिल फूलों की रंगोली बनाना शामिल है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान इस उत्सव को समृद्ध करते हैं, जिनमें वल्लम काली नाव दौड़, पुलिकल्ली बाघ नृत्य, कुम्मट्टीकाली मुखौटा नृत्य
और ओनाथल्लु मार्शल आर्ट सहित अन्य मनोरम परंपराएं शामिल हैं। तो इस प्रकार से यह इसमें समाप्त होता है। तो आप लोग देख रहे थे 22 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। तो डेली बेस पर इस करंट अफेयर को देखिए। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एग्जाम के लिए, और इसमें जो योजनाएं शुरू होती हैं करंट में उससे संबंधित होता है। लगभग ये लगातार कराया जा रहा है। तो देखते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।